नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जब से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी आयोग के द्वारा आरंभ किए गए हैं, तब से लेकर के अब तक कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के योग्यता को लेकर के, उनकी अर्हता को लेकर के, उनकी पात्रता को लेकर के असमंजस हैं, जिसे दूर नहीं किया जा सका है। और न जाने ये उलझने, ये असमंजस आगे कब तक बरकरार रहेंगे। और यूं ही किसी जिला से किसी अन्य आधारों पर, तो किसी अन्य जिला से कोई और आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं को, जो चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो योगदान लेकर के ड्यूटी निभा रहे हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण का नोटिस थमा थमा करके और पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं के मन मस्तिष्क में खौफ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब औरंगाबाद में ड्यूल डिग्री को लेकर के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस निकाला गया, तो पूरे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं डर गए। आज जब कैमूर से ईडब्ल्यूएस को लेकर के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाने जाने की बात कही गई, तो पूरा बिहार खौफ में। आखिर क्यों इतना अस्पष्टता है, असमंजस है? क्यों विभाग और आयोग इसे लेकर के स्पष्ट नहीं करती है कि आखिर ड्यूल डिग्री किन आधारों पर मान्य है, किन आधारों पर अमान्य है? क्यों आखिर शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग यह स्पष्ट नहीं करती है कि ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस किन आधारों पर मान्य है, किन आधारों पर अमान्य है? कई ऐसे आधार हैं जिनके कारण शिक्षक शिक्षिकाओं की छंटनी हो रही है, जिसमें कुछ आधार तो ऐसे हैं जो स्पष्ट है, इन्हें तो छंटना ही चाहिए था, और कुछ आधार ऐसे हैं जो अस्पष्ट हैं। इस वजह से बिहार के किसी किसी जिले में ही उन आधारों को आधार बना करके उन कारणों से स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाया जा रहा है। बाकी सब शिथिल है, शांत है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है किसे निकाले, किसे रखे, किसे स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाए, किसे नहीं थमाए, क्योंकि विज्ञापन में कोई स्पष्ट किया ही नहीं गया है इस बाबत। अब जिनका फर्जी जाति निवास है उनको तो हटना पड़ेगा, जिनका फर्जी पीएच सर्टिफिकेट है उनको तो हटना पड़ेगा, जिनका फर्जी कोई भी शैक्षणिक, प्रशासनिक या फिर पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र हैं तो उनको तो हटना पड़ेगा, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है उनको हटना पड़ेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी काफी उलझने हैं, उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है, डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, तो उनको तो हटना पड़ेगा। लेकिन अब बात यहां, सवाल यहां यह उत्पन्न होता है कि कैमूर अर्थात भभुआ जिले में जो 80 शिक्षक शिक्षिकाओं को अयोग्य और फर्जी बताया गया और उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाए जाने की बात कही गई, उसमें फर्जी जाति निवास वाले भी हैं, उसमें वैसे यूपी से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड करते समय यूपी का निवासी हो गए थे और जब बिहार में शिक्षक भर्ती निकला तो यहाँ का निवासी हो गए। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था कि उसको लेकर के स्पष्ट करने चाहिए विभाग को। यहाँ भी अस्पष्टता है, और ऐसा नहीं है कि यूपी से डीएलएड कर बिहार में शिक्षक बनने वाले बिहार के अस्थायी निवासी सभी फर्जी हैं, नहीं, कुछ हैं लेकिन सभी नहीं है। उसके बाद बहुतों का जो छटनी हो रहा है पूरे बिहार भर में, चूंकि यह तो स्पष्ट माननीय पटना हाईकोर्ट ने ही कर दिया है कि बिहार में दूसरे राज्य का कोई भी अभ्यर्थी छूट नहीं ले सकता, आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए जो महिला अभ्यर्थी हैं खास करके दूसरे राज्यों के, उनका यदि सीटेट में 90 अंक से कम है और 1 to 5 6 to 8 में शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं तो उन्हें हटाया जा रहा है। यह तो स्पष्ट अब हुआ है, लेकिन टीआरई 1 और 2 के दरमियान विभाग और आयोग की तरफ से इसे भी लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया था कि दूसरे राज्य की महिलाएं हैं तो उनको सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। यहां तक कि जो दूसरे राज्य के पीएच कैंडिडेट हैं उनको लेकर के अस्पष्टता नहीं थी और उनको भी ले लिया गया आरक्षण कोटे में। इतना अस्पष्टता रही है, जबकि पीएच वाला मामला में तो सीधा सीधा था कि दूसरे राज्य के आप हैं, पीएच हैं, फिर भी यहां आपको सामान्य की भांति ट्रीटमेंट होगा। फिर भी उनको पीएच कोटे में शिक्षक बना दिया गया और अब उनको हटाया जा रहा है। महिलाओं को लेकर के तो अस्पष्टता थी। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 आवेदन करते समय अस्पष्टता थी, आवेदन किया दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों ने,
मगर जब परीक्षा से पूर्व, री एग्जाम के पूर्व ही जब पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, तो जिनका 90 अंक से कम था आवेदन कर दिए थे, तो उन्होंने यहाँ परीक्षा देना मुनासिब नहीं समझा, नहीं दिया उन्होंने परीक्षा। क्यों फिर आकर के 5,000 रुपया खर्च करेंगे आने जाने, यहाँ कमरे लेकर के, होटल लेकर के ठहरने, परेशानी क्यों उठाए? तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन 1-2 के समय तो अस्पष्ट था, तो दिया, शिक्षक भी बने और उन्हें अब हटाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से अब ईडब्ल्यूएस को लेकर के है, और मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल दोनों के तुलनात्मक यहाँ पे अध्ययन करूंगा और आप सभी के सामने उसका विवरण पेश करूंगा, और आप सब खुद डिसीजन लेंगे कि यदि ईडब्ल्यूएस को जिस आधार पर छांटे जाने का, उसको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिए जाने का कैमूर अर्थात भभुआ के डीओ के द्वारा बताए गए हैं बात, उस आधार पर तो पूरे बिहार भर से ओबीसी एनसीएल वाले भी बाहर हो जाएंगे। अब आप जब विज्ञापन का अध्ययन करेंगे तो विज्ञापन में ओबीसी एनसीएल को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि वैवाहित महिलाएं ओबीसी एनसीएल अपने पिता के यहां से बनाएंगे, वो अपना जाति, वो अपना निवास, ओबीसी एनसीएल सब पिता के यहां से बनाएंगे। अब ईडब्ल्यूएस को लेकर के स्पष्टता नहीं है। अब आप समझे, ओबीसी एनसीएल वह भी आर्थिक आधार पर ही बनते हैं, आय प्रमाण पत्र बनेगा तभी आपका ओबीसी एनसीएल बनेगा, और ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक आधार पर ही बनते हैं, आय प्रमाण पत्र बनेंगे तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनेंगे। अब इसमें आप एक बात समझें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विवाहित महिला का आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से बन रहा है, क्योंकि पिता का आय 8 लाख से कम है, इसलिए वो ओबीसी एनसीएल में आ जाती है। और वहीं दूसरे तरफ एक महिला जो विवाहित है और वह आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से बनाती है, पिता का आय 8 लाख से कम है, लेकिन उसके पति का आय 8 लाख से अधिक है, इसलिए वह ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगी। यह कैसा नीति है? ये तो दोगलापन हो गया, दोहरापन हो गया, दोहरी नीति हो गई। ईडब्ल्यूएस वालों के साथ तो सौतेला व्यवहार हो गया। ओबीसी एनसीएल के मामले में भी तो ऐसा ही होना चाहिए कि आप विवाहित है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड सर इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, आईटी सेक्टर में बड़े पदों पर हूं, या अन्य किसी ऐसे पद पर हूं जिनका सालाना आय 8 लाख से अधिक हो, लेकिन आपके पिता है वो गरीब हैं, उनका आय 8 लाख से कम है, और आप पिता के यहां से आय प्रमाण पत्र बना करके आप ओबीसी एनसीएल का लाभ ले लिए, जबकि आपके पति का आय बहुत अधिक है। और वहीं दूसरे तरफ आप कह रहे हैं, विभाग आयोग कह रही है कि आप वैवाहित हैं तो आपका पिता का आय भले ही कम है लेकिन पति का आय आपका अत्यधिक है, इसलिए आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। यह तो दोहरा नीति हो गया। तो यहां पे ईडब्ल्यूएस को इस आधार पर बाहर किया जाएगा तो ईडब्ल्यूएस वाले फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमको पिता के आय के आधार पर ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ओबीसी एनसीएल वाले को पिता के आय के आधार पर उनको आप काहे ओबीसी एनसीएल का लाभ दे रहे हैं? पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात कि अब यहां पे भी बाध्य किया जाएगा ईडब्ल्यूएस वालों को कि आपको आय प्रमाण पत्र पति के यहां से, ईडब्ल्यूएस पति के यहां से बनवाना है। अब बहुत ऐसे बिहार के महिलाएं हैं जिनका विवाह दूसरे राज्यों में हुआ है, तो चूंकि पिता का घर बिहार में है तो वो अस्थाई निवासी बिहार का हो गए, इसलिए उनको यहां आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीधी सी बात है। अब चूंकि उनका ससुराल दूसरे राज्य में है, उनका पति का घर दूसरे राज्य में है, तो वहां के ईडब्ल्यूएस पर तो यहां लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि कैमूर वाला कह रहे हैं कि आप पिता के यहां से आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस क्यों बनाए, आप पति के यहां से क्यों नहीं बनाए? तो पति के यहां से यदि यूपी, झारखंड या अन्य किसी भी राज्य का बनवा करके लाएंगे तो क्या बिहार में उनको आरक्षण का लाभ देंगे? नहीं देंगे ना। तो उनका चूंकि मायके यहां है, ससुराल किसी अन्य राज्य में है, तो पिता के अस्थायी निवास पर, पिता के आय के आधार पर, उनके ईडब्ल्यूएस के आधार पर वो लाभ ले रहे हैं, जैसा कि ओबीसी को आपने छूट दे रखा है। सीधी सी बात है। यदि बिहार में ही मायके और ससुराल है तो फिर कहीं से भी ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूसरे राज्य वालों में तो फर्क पड़ने वाला है। यह सीधी सी बात है। अब दूसरी तरफ एक और चीज है कि आपका यह भी तो कहना है कि जैसे दूसरे राज्य के जो महिलाएं हैं, दूसरे राज्य के जो महिलाएं हैं उनका विवाह बिहार में हुआ है, तो चूंकि अब वो
ओबीसी एनसीएल का लाभ नहीं ले सकते हैं, एससी एसटी का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि उनका पिता का घर दूसरे राज्य में है। तो जाति प्रमाण पत्र वहां का जब बनेगा, क्योंकि पिता के आधार पर ही जाति तय होता है, तो जहां के पिता हैं वहां जिस जाति के पिता हैं उस आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो वहीं का अंचलाधिकारी वो तय करेगा। तो दूसरे राज्य के हैं उनके पिता, अर्थात मायके दूसरे राज्य में। अब वहां के जाति प्रमाण पत्र बना करके यहाँ वो ओबीसी एनसीएल का, वहां यहाँ ये एससी एसटी का लाभ तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर ईडब्ल्यूएस वाले स्थिति में दूसरे राज्य के जो अस्थायी निवासी महिलाएं हैं उनका विवाह बिहार में हुआ है। अब पति के यहां से वे अस्थायी निवास बनवा लिए, वो आय प्रमाण पत्र बनवा लिए, वो ईडब्ल्यूएस बनवा लिए, तो क्या उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलना चाहिए? तो एक बहुत बड़ा क्या है, कंट्रडिक्शन है, अंतर्द्वंद है ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के। चूंकि ओबीसी को और ईबीसी को, एससी एसटी को जाति के आधार पर उनको आरक्षण दे है, जबकि ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे है। तो ये दो को पॉइंट जो है, तो इसको लेकर के बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है, अंतर्द्वंद है। तो इसलिए विभाग और आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले को डरने की आवश्यकता नहीं है, भगुआ वाले जो भी लिस्ट जारी किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह माननीय कोर्ट का मामला बन जाएगा और इतना आसानी से आप हटने वाले नहीं हैं, यह आप मान करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।